गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी क्लासेस चालू हो गई होंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़े थे। इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, आज हम उसके आगे की चीजें जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसका नेचर है, उसको जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे कूलम्ब्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देख सकते हैं, उसके वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने K का वैल्यू देखा था। K का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं। उसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो हम उसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको भी आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग फ्रेश माइंड से बैठिएगा, है ना, मजा आएगा आपको। ठीक है, आई होप मजा आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं यार आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए उसके प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज जो मेन है जिसको आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें पहला है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो ट्रू है फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। अब आप जब बुक में पढ़ते रहोगे कहीं पर आपको मिलेगा टर्म पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि वो क्या होता है। देखिए पॉइंट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जो बहुत छोटा हो। अब छोटा हो तो किसके रिस्पेक्ट में छोटा हो? मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स लगता है ना, किसके किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में, ये इस तरह से। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होता है ना, उसके बीच में हमने आर सेपरेट डिस्टेंस पे रख दिया। अगर वो चार्ज जो है ना, वो चार्ज की वैल्यू जो है वो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसा हो? नेग्लिजिबल हो। उस चार्ज की वैल्यू उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, तब हम बोलेंगे उस चार्ज को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ओके, है ना। पॉइंट चार्ज समझ में आया कि अगर कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं और उनका बीच का जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में उसमें से कोई भी एक चार्ज का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा हो, एकदम नहीं के बराबर, तब हम क्या बोलेंगे? उसको पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। ठीक है, और वैसे ही एक और होता है जिसको आपको पढ़ने मिलेगा, जब बुक पढ़ोगे तो यूनिट चार्ज लिखा रहता है। यूनिट चार्ज मतलब होता है Q की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जब हम Q का वैल्यू 1 रखेंगे उसको बोलते हैं हम यूनिट चार्ज। ठीक है, तो देखो यहां पर पहला ये बोला था कि दिस लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। पॉइंट चार्जेस के लिए क्या रहते हैं? ट्रू रहते हैं, है ना। कोई भी पॉइंट चार्ज जहां पे रखा हुआ है डिस्टेंस में, हम उस पर कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। दूसरा ये बोल रहा है दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ये लॉ सिर्फ उसी कंडीशन में काम करेगा जब दो चार्जेस या मोर देन टू चार्जेस जो हैं वो कैसे हैं? रेस्ट में है। ठीक है, अगर वो चार्ज मूव करेंगे तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, थर्ड बोलता है दिस लॉ ओबेज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। जो आपका कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? फॉलो करता है, उसको ओबे करता है। ठीक है, मतलब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है कि फोर्स हैव क्या बोलेंगे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कोई भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो हमको क्या देगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है। अभी हम उसको चर्चा करेंगे कैसे देता है, बट आप याद रखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्या करता है? ओबे करता है। ठीक है, एक और पॉइंट था जो मैं यहां पे मेंशन नहीं कर पाया हूं, जिसको मैं आपको बता दूं। ये जो लॉ था उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ? डेवलप हुआ है या प्रूफ किए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोला जाता है समटाइम्स। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, थ्योरेटिकल लॉ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। इसको एक्सपेरिमेंट किए, प्रूफ हुआ, तब उसको क्या किया? आपको दिया गया है। ठीक है, और दो और बचे हुए हैं। देखो, कोलंबियन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, पहला तो यहां पर कोलंबियन फोर्स पहला नया वर्ड आया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, वही है कोलंबियन फोर्स। बोल रहा है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो
अगर आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो जरूर पढ़ें, है ना। याद रखेंगे कि कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द पर्टिकुलर फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, उसके बीच के रास्ते से उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहां से कहां रहता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। बीच का रास्ता क्या है, कैसा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फोर्स की बात है, ठीक है। वैसे ही कोलंबियन फोर्स इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। कोलंबियन फोर्स जो है ना, वो कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स बोलने का मतलब ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अगर रिपेल करेगा, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। किधर करेंगे, ठीक है, तो अपने सेंटर की तरफ उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि कूलम्ब, देखो पहला चीज ये समझना कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको ये फोर्स के बारे में बताएगा। फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाएंगे तो उसके जो बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें हम निकाल पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स, है ना। एक फॉर्मूला जो है वो सब जगह यूज होगा, मैं आपको धीरे धीरे उसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में बस ये जो था उसके प्रॉपर्टीज का बारे में था। अब हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए, याद रखना। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्लास 11 में पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, है ना, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म मतलब पहले हम देख लेते हैं कैसे। देखो मान लेते हैं कि एक चार्ज हमने लिया प्लस क्यू, ठीक है, और उससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज लिया प्लस क्यू, तो इसको Q1 दे देते हैं, इसको Q2 दे देते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिख दे, आर। अब देखिए बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दोनों कैसे चार्ज हो गए आपके, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं इसलिए रिपेल करेंगे। तो ये वाला जो है इसको इधर धकेलेगा, ये इधर, और ये वाला जो है उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे जानेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, तो इसको लिखते हैं, देखो, है ना, यहां पर देखना आप, ये 2 जो है वो 1 को धकेल रहा है, तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, ये आपको लिखने सीखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों जो है वो कैसे लग रहे हैं आपके, है ना, इस तरह से धकेलेंगे बाहर की ओर, रिपेल, तो बाहर की ओर जाएगा, ये भी बाहर की ओर जाएगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये मिलेगा F12 इज इक्वल्स टू, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, कुछ मीडियम होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते, ठीक है। फोर्स लग रहा है Q1 Q2 के बीच का, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे रिस्पेक्ट में लेंगे, है ना, यहाँ पर R जो है उधर, इसको वेक्टर फॉर्म में लेना, तो ये भी किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इधर जाएगा तो ये R12 हो जाएगा, तो ये R12, है ना, का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगाएंगे R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर रहेगा तभी हम यहाँ पे फोर्स में क्या लगाएंगे, वेक्टर का फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, F21, ये जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, ठीक है ना, और ये R12, है ना। ये वाला चीज आप क्लास 11 में पढ़े हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्ट जब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स,
रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप सोच के देखिए, ये Q1 और Q2 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं क्या करता हूं Q1 इंटू Q2 करता हूं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर मैं Q1 और इंटू Q2 करता हूं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होने के कारण से इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो जब रिपल्सिव फोर्स की बात होगी तो यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस है वो ग्रेटर देन 0, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से है ना। अब इसको देखो आप, ये फोर्स इधर जा रहा, वो फोर्स उधर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे दोनों फोर्स जो है उनका डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट, एक उधर एक इधर, है ना। दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो जब अपोजिट लग रहा है इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो दे कैंसल ईच अदर, है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि अभी मैंने लिखा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, तो देखिए, है ना, यहां पर इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो अगर हम इस तरह लिखें तो क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, या हम इसको ऐसे लिखें तो F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाला पोर्शन कहां से मिलता है हमको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमको देखने मिलता है, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो पहले इसको उतारिए, ये इस तरह से रहेगा इसका फॉर्मूला, F12 F21 लिखेंगे, यहां पर 21 लिखा है तो यहां पर भी 21, यहां पर भी सॉरी ये 21 होगा, ऐसा, ठीक है। यहां पर 12 तो ये भी 12 होगा, इस तरह से रहेगा, ओके। अब जो है ये तो हो गया रिपल्सिव फोर्स के लिए, अब अट्रैक्टिव फोर्स के लिए भी देख लेते हैं कि कैसे उसका वेक्टर फॉर्म बनता है, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए लिखो, इसको लिख लिया होगा तो बताओ, ठीक है बेटा। देखिए अब इसको देखते हैं, मान लिए कि दो चार्जेस जो हैं जैसे रखे थे वैसे रख दिए, एक को रखते हैं माइनस चार्ज Q1 और एक को रखते हैं Q2 पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला जो है इसको खींचेगा अपनी तरफ, है ना, ये वाला जो है इसको खींचेगा अपनी तरफ, कि फोर्स लगा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो किसके ऊपर फोर्स लगा है, 1 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैसे ही ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर फोर्स बोलेंगे फोर्स 21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है कि नहीं। तो यहां पर भी देखो दोनों का डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है ना। तो इसी कारण से यहां पर भी इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा उसका भी फॉर्मूला जो है वो कैसे होगा, आपका सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। और यहां पर ये यूनिट वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में बोल पाएंगे। यहां पर ये हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, और ये R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों देखो डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, तो हम मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये फिर से हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन को शो करता है। ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये हमको पता चलता है कहां से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब यहां पर आप देखना इसके पहले वाला जो फोर्स लगा थे वो भी इधर था, अकेले इधर लगा, ये भी क्या, ठीक है। दोनों कंडीशन में जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, एक ही लाइन में लग रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन में लगता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो कोलंबियन फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कैसा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स है,
अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अट्रैक्टिव केस में अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो Q1 Q2 ये जो है वो लेस देन 0 आता है। क्यों? क्योंकि एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव जो है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। इसी कारण से आप इसको याद रखेंगे, जब भी रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो Q1 और Q2 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अट्रैक्टिव फोर्स के कॉन्सेप्ट के लिए Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा? देखिए छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव था, Q1 नेगेटिव है, तो Q1 नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव जो है वो 0 से छोटा होगा ना, ठीक है, इस कारण से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन समझ में आया है ना। तो बहुत ही आसान है, आपको चीजों को बस एक बार ऐसे दिमाग में करना है ना। कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये चीजें एकदम ऐसा लग रहा हो कि यार क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बट बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे आप इसके बिना आप आगे की चीजों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसके आगे की चीजें जो है वो पूरा जो है इसी के ऊपर ही बेस्ड है। वेक्टर फॉर्म का जरूरत बहुत कम पड़ता है, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, ठीक है। बट ज्यादातर जरूरत इसका जो आपका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है इतना किसके बारे में हुआ? पूरा कंप्लीट किसके बारे में? कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आपको ये पहले बताना है कि जो इसका जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म अगर पूछे तो, है ना, कि हम ये बता सकते हैं कि उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है ना। वो बिल्कुल देखो, हम बोले थे ना कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, तो हमको कहां से पता चला? इससे पता चला क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसे था? अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो हमको यहां से पता चला। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये दोनों फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं, मतलब जो उनके बीच में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आए हो, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपको वो काम आएगा, वैल्यूज के साथ याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको मैंने पहले बताया था कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका वैल्यू, इसको अगर हम ले लें K इज इक्वल्स टू, मानते थे 4πε0, ओके। इसका यूनिट क्या हो लिखते थे हम? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहां से हम इसको उठाएंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट को, तो अगर हम इसको उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4π इंटू के हो जाएगा, और ये भी रिवर्स, भाई ये नीचे था, इसको ऊपर ला दिए तो ये भी ऊपर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपको निकालना रहेगा, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 4π इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग ऊपर लाए ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नीचे, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू जो है वो किसके नीचे आएगा? 1/, चलो यहाँ पर थोड़ा पास हो गया, फिर से लिखता हूँ, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू निकलेगी 1/4π, है ना, और ये क्या हो जाएगा? के फॉर्म में, ठीक है। यूनिट तो यही रहेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये मिलेगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको वैल्यू 8 सॉल्व करने पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये आपको याद रखनी है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस,
न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसको हम नाम क्या दिए थे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ठीक है, जितना भी परमिटिविटी होगा, है ना, उसका वैल्यू जो है वो 1 से कम नहीं होता। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और याद आया मेरे को, अच्छा याद होगा। ठीक है, देखिए याद रखना कि जो कूलम फोर्स है, ठीक है, उसका जो आर की वैल्यू है वो लेस देन, है ना, आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम अगर हुआ तो कूलम्स लॉ जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, 10 टू द पावर -15 को हम क्या बोलते हैं, फर्मी, है ना, 1 फर्मी बोला जाता है ना। ठीक है, ये आप क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो वो फर्मी, तो एक फर्मी से अगर डिस्टेंस कम हुआ तो वहां पर कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप सभी को अभी हमने देखा कि इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ को डिस्कस किया। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए होंगे। ठीक है, आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइए, हम मदद करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। इसका वैल्यू जरूर याद रखेंगे, ये k का वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको जरूर याद रखना है। और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है या जैसा भी है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी और कुछ कमी होगा तो भी बताना, है ना, क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ूं। तो जुड़ने के लिए आप दो क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है,